हेलो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने जैक में केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि जैक में हमेशा ही पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिसमें आपको पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसे अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे और आप ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पिछले 5-10 वर्षों में पूछे गए हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब चूँकि समय बहुत कम है और हम लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं, तो हम कुछ टॉपिक्स को देख लेंगे जिन टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनकी तैयारी कर लें, इनको अच्छे से पढ़ लें, इनको याद कर लें और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स बना लें, तो आपका जैक बोर्ड के लिए केमिस्ट्री पेपर की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। यहाँ सबसे पहले हम लोग 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपके पहले 2 चैप्टर हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं क्योंकि इससे 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे बार बार आपको प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम देख लेते हैं। पहला है कंसंट्रेशन टर्म्स या सांद्रता से संबंधित प्रश्न, जिसमें पहला टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी या मोलरता। मोलरता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। इससे संबंधित एक नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है इससे संबंधित, जिसमें आपको मोलरता निकालनी होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोलालिटी। मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इसके लिए यूनिट होता है मोल पर केजी। इसका यूनिट है मोल पर केजी। इससे एक नंबर का प्रश्न इसमें परिभाषा के रूप में भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। तीसरा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम मान लेते हैं कि A जो है वो हमारा सॉल्वेंट है और B हमारा सॉल्यूट है, तो NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Na प्लस NB क्या हो जाएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन होगा। किसके लिए? जब हम सॉल्यूट का निकालेंगे। इसे हम डिनोट करते हैं XB से। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम ppm भी लिखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन है सॉल्यूट का जितना मास हो उसे टोटल मास से डिवाइड किया जाए इनटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 यानी 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में जितनी भी सांद्रता होगी उसे हम क्या चीज़ से दिखाएंगे? पार्ट्स पर मिलियन से दिखाएंगे। पांचवा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी 100 में कितनी प्रतिशत मात्रा है वो कहलाता है मास परसेंटेज। इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा हमारे पास और 2-3 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे नॉर्मेलिटी जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सब भी प्रश्न आपके 1 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, जिसकी परिभाषा देनी पड़ती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से है वो है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ आपका हमेशा ही 1 नंबर या 5 नंबर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लें। यहाँ पर P = KH × X होता है, जहाँ P प्रेशर ऑफ द गैस है, KH हेनरी का कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और X जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है उस गैस का। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ भी आपको 1 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसमें आपको याद रखना होगा कि हेनरी लॉ के 2 मुख्य एप्लीकेशन हैं। पहला जो कि आप सोडा वाटर में या सॉफ्ट ड्रिंक में देखते हैं, जहां हमें प्रेशर बढ़ाकर हम
सॉल्यूशन में गैस को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट घोलते हैं। उसी तरह से दूसरा है आपका, जब हम लोग ऑक्सीजन टैंक या बनाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, या फिर हम जो माउंटेनियरिंग करते हैं, जो भी माउंटेनियर हैं वो ऊपर चढ़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं वहाँ भी हेनरी लॉ के एप्लीकेशन हेनरी लॉ का एप्लीकेशन दिखाई पड़ता है। इसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि एक निश्चित ताप पर जितनी भी विलय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है, अगर वह विलयन तैयार होता है तो हम इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें कि विलय की कम मात्रा घुली रहती है, उस निश्चित ताप पर हम उससे भी ज़्यादा विलय की मात्रा को घोल सकते हैं, तो ये कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ, जिसमें कि दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का अगर मिक्सचर लिया जाए तो उसके ऊपर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा। तो रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से P टोटल किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2, और ये P1 किसके बराबर होता है, P1 नॉट इंटू x1। वहाँ x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है पहले कंपोनेंट का, और P प्लस P2 नॉट इंटू x2, जहाँ x2 मोल फ्रैक्शन है दूसरे कंपोनेंट का। तो ये P टोटल को दर्शाता है। इससे भी संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आपके डिफरेंशिएट करने के लिए ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसमें आप ये याद रखिएगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श एवं अनादर्श विलयन। इसमें आदर्श विलयन जो होते हैं वो रॉल्ट्स लॉ को हर एक ताप पर फॉलो करते हैं, और जो अनादर्श विलयन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है दैट डू नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए आइडियल के लिए डेल्टा H मिक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा, डेल्टा V मिक्स जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा, जबकि नॉन आइडियल के लिए ये होगा डेल्टा H मिक्स जो होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और डेल्टा V मिक्स भी आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। इस टॉपिक को भी, इस क्वेश्चन को भी आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा ही पूछा जाता है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप की होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग जो है वो, उसको अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो वो हो जाएगा P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू XB। ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू M। यहाँ KB क्या है, KB है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। उसी तरह से तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ डेल्टा TF इक्वल टू होगा KF इंटू M। M क्या है, यहाँ पर दोनों ही जगह पर M है हमारा मोलैलिटी। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पाई इक्वल टू क्या होगा, CRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं, और C यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म है, R इक्वल टू 0.083। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो किससे रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। अगर किसी भी 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर वो एक दूसरे से कम है तो दूसरा कहलाता है, जिसका कम है ऑस्मोटिक प्रेशर वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका प्रेशर ज़्यादा है उसे कहेंगे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम किसी सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई से ज़्यादा का प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्लो कर जाते हैं सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड में, प्योर सॉल्वेंट के साइड
में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस हमारा बहुत जगह पर काम आता है, खासकर सलाइन वाटर को डीसलाइन करने के लिए। और हम लोग घर में भी आरओ यूज़ करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है और इससे इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। दोनों को ही आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से है वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर या आई, ये वैन हॉफ फैक्टर डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट हो रहे हैं या डिसोशिएट। ये एसोसिएशन या डिसोशिएशन को शो करने के लिए एक फैक्टर यूज़ किया गया है, दैट इज़ नोन एज वैन हॉफ फैक्टर और आई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो लिया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड टूट रहा है मैग्नीशियम 2+ आयन और 2 क्लोराइड आयन में। तो यहाँ पर वैन हॉफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोशिएशन। तो यहाँ पर आफ्टर डिसोशिएशन यहाँ 1 पार्टिकल हो गया, यहाँ 2 पार्टिकल, 2 + 1 3, और पहले कितना था 1 पार्टिकल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैन हॉफ फैक्टर। और जैसे ही वैन हॉफ फैक्टर किसी में भी लगेगा, किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आई फैक्टर यहाँ लग जाएगा। यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू CRT, और यहाँ पर IP। इसको अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ये फर्स्ट चैप्टर के लिए आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप इस तरह से रिवीजन करना शुरू करें कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, और आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से अटेम्प्ट कर सकें। इसमें पहला है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में 3 डिफरेंसेस कम से कम आपको लिखने होते हैं। तो 3 डिफरेंसेस मिनिमम आप याद कर लीजिएगा विथ एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। दूसरा है सॉल्ट ब्रिज। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। उनको जोड़ने के लिए जो ग्लास ट्यूब यूज़ किया जाता है, उसमें जो केमिकल भरा जाता है, उस पूरे सेटअप को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज़ है और उसे कहाँ यूज़ करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको फिगर के साथ दिखानी होती है। तो यहाँ पर आप फिगर भी ज़रूर बनाइएगा अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो। तीसरा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका डेफिनेशन और इसका कंस्ट्रक्शन इसको ज़रूर से याद कर लेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन ज़रूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का एग्जांपल भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसके बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको भी आपको बताने के लिए कहा जा सकता है। तो आप कम से कम इसमें 3 डिफरेंसेस ज़रूर याद रखेंगे और इससे एग्जांपल भी ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेल कांस्टेंट। ये सब डेफिनेशन आपसे पूछे जाते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कोरोजन क्या है, फैक्टर्स जो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं, जंग लगने के क्या कारण होते हैं, वो आप ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद कोलरैश लॉ आपसे बहुत बार पूछा जाता है, या नर्नस्ट इक्वेशन। इनसे रिलेटेड आपको ना केवल थ्योरी पोर्शन पूछा जा सकता है, बल्कि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे कोलरैश लॉ है तो यहाँ पर आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन दी हुई जा सकती है, और उसमें आपको आयनिक कंडक्टिविटी निकालनी पड़ सकती है। या फिर इन सेल जो नर्नस्ट इक्वेशन का ई सेल कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। आप इस फॉर्मूला को पूरा याद रखें कि ई सेल इक्वल टू है E0 सेल माइनस 0.059/n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन लॉग ऑक्सीडेशन स्टेट बाय रिड्यूस्ड स्टेट। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स इस तरह से लिखना है कि आप ऑक्सीडेशन वाले टर्म्स को ऊपर में लिखिए, और जो भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके कंसंट्रेशन को ऊपर में लिखिए, और नीचे जिसका भी रिडक्शन हो रहा है उसको नीचे लिखिए। उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप ज़रूर से याद रखिए।
ई सेल के साथ Kc का क्या रिलेशन है, तो उसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ई सेल इक्वल टू क्या होता है 0.059/n इंटू लॉग Kc। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि आपका थ्योरी क्वेश्चन भी है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको एक पूछा जा सकता है। इसमें है फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो मैंने बहुत मतलब सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, बट आपको इसमें थ्योरी भी लिखना है और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ इसे पूरा अच्छे से 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आंसर लिखना है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू ZIT, where Z is the electrochemical equivalent, I is the current passing through the solution and T is the time. सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसमें अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसमें जो भी मास डिपॉजिट होगा वो मेटल के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं W1/E1 इक्वल टू W2/E2। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब को आप ज़रूर रिवीजन करके रखें, इससे आपका ये फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।